ओके, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5, बेसिक कंसेप्ट ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखो इसमें देखो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है। बात है सिर्फ समझने की। जैसे एक एलआर के चैप्टर हमने किए थे, एलआर में हमने डायरेक्शन सेंस किया, ब्लड रिलेशन किया, वैसे ही ये एक अरेंजमेंट के बारे में बात कर रहा है। सिर्फ एक अरेंजमेंट और इसके कलेक्शन। एक तरह से ये रीजनिंग का ही टॉपिक मैं कह सकता हूँ इसको, लेकिन इसमें मैथ्स है, फॉर्मूला है, तो इसलिए ये रीजनिंग का पार्ट नहीं है। ठीक है ना, ये क्वांटिटी एप्टीट्यूड का पार्ट है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं परमुटेशन की। अगर हम बात करें, एक मिनट, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आपको सिर्फ एक ही, अगर सिंगल वर्ड में आपसे कहा जाए कि डिफाइन द परमुटेशन, तो आप कह सकते हो दिस इज द अरेंजमेंट। और कॉम्बिनेशन में दिस इज द कलेक्शन, और हम कह सकते हैं सिलेक्शन। ठीक है, इस तरीके से। एक सेकेंड, एक सेकेंड, क्या हो गया इसका? हो गया। ओके ओके ओके, यस यस, डन। ओके, अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन को हम कह सकते हैं सिलेक्शन। सिलेक्शन, ठीक है। अब अरेंजमेंट में क्या है, सिंपल सा एक तरीका है, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि आप तीन स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए ए बी और सी, और उनके पास दो ही चेयर अवेलेबल है। मान लो बस में चढ़े तीन स्टूडेंट्स हैं और दो ही आपको वैकेंट सीट्स हैं, तो कितने तरीके से वो बैठ सकते हैं? ठीक है ना। तो एक विंडो सीट है, एक विंडो सीट नहीं है, मान लो। ठीक है, तो हो सकता है वो अरेंजमेंट इस तरीके से हो, ए बी, बी सी और ए सी। लेकिन इसका रिवर्स भी हो सकता है, मतलब कि बी ए, सी बी और सी ए, क्योंकि हम बात करें विंडो सीट की भी और नॉन विंडो सीट। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट है। सिर्फ अगर आपसे कहा जाए नहीं तीन में से किसी दो को सेट कर लो, बाहर बाइक को थोड़ा सीधा करना है, तो अब ए को पहले लिया या बी को लिया तब फर्क नहीं पड़ता। तो वहां तो टीम बना रहे हैं, तो जैसे ए बी, ए सी और बी सी, तीन में से दो को अगर आप सिर्फ सिलेक्ट कर रहे हो, उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां कंसेप्ट आएगा कॉम्बिनेशन का। और जहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा वहां कंसेप्ट आएगा परमुटेशन का। बस पूरे चैप्टर में मेन जो डेफिनेशन है परमुटेशन कॉम्बिनेशन की वो यही है। अब इसको फाइंड आउट करने के तरीके कुछ भी हो सकते हैं। देखो फॉर्मूला एक दिया हुआ है, लेकिन वो सिर्फ आपकी हेल्प के लिए दिया हुआ है, वो हर जगह एप्लीकेबल होगा ये जरूरी भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास सिंपल है क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर्स दे दिए आपको। आपको कहा जाए इन 5 में से किन्हीं भी 3 नंबर्स को लेकर के, इन्हीं 3 को, ये कार्ड पे, मतलब ये मान के चलो आप एक कार्ड बोर्ड है, कार्ड पे 5 नंबर्स लिखे हुए हैं। एक टाइम में एक कार्ड पिक करके आपने अरेंज करना है वॉल के ऊपर, मान लो। तो एक के नंबर, एनी वन। तो इन आपके पास इस बॉक्स को यहाँ पे फिल करने के लिए कितनी चॉइस है? 5 चॉइस है। तो यहाँ आएगा 5 चॉइस। नेक्स्ट के लिए कितनी चॉइस होगी? 4। यहाँ ये 5 ना, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि क्या ये सर 5 ये है? ऐसा नहीं है। अगर मैं इसको नंबर ही 6 दे दूं, मैं कि नंबर 5 है ही नहीं मेरे पास, 1 2 3 4 6 है, इनमें से यानी मतलब 3D नंबर बनाने हैं, तो ये 5 नंबर ऑफ टाइप्स है। कितने टाइप्स आप सिलेक्ट कर सकते हो? नेक्स्ट के लिए कितने अवेलेबल होंगे? 4। नेक्स्ट के लिए कितने अवेलेबल होंगे? तो ये सब क्या होंगे? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्यों होंगे? एंड, क्योंकि एक के बाद दूसरा हो रहा है, ऑप्शन नहीं है यहाँ ना। दो बेसिक थ्योरम है, एक है एंड के लिए, एक होता है और के लिए। जहां चॉइस होगी
वहां तो लगेगा और, जहां चॉइस नहीं है, जहां एक के साथ दूसरी होगी एक्टिविटी, वहां क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। तो 5 × 4 × 3, तो क्या आएगा आपका 60। अब कोई कहेगा सर मैंने तो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 5p3 का और ये वो, ठीक है, यहाँ ये अप्लाई कर सकते हो फॉर्मूला। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में चेंज कर दे हम, 0, 2, 4, 6 और 8, ये 5 नंबर्स हैं, इन 5 नंबर्स को आप सिलेक्ट करना है, ठीक है ना, वही 3 नंबर बनाना है आउट ऑफ दीज 5। तो क्या करेंगे, 1, 2, 3, 3 है ना, सॉरी 3 बनाना है। तो अब पहले वाले पे चॉइस जो है ना ओनली 4 किया, क्योंकि 0 नहीं आ सकता, 0 से अगर कोई नंबर स्टार्ट होगा तो वो 2 डिजिट काउंट होगा। तो यहाँ पे आउट ऑफ 4 ही आपको कोई एक लेना है, ठीक है। तो वो कितना होगा, आउट ऑफ 4 अगर लें, हाँ, तो 4 × 3, 4 × 3, ठीक है। एक मिनट, आज ये पेन परेशान कर रहा है। ओके, 4 × 3, क्योंकि अब सेकेंड बार टाइम में ना फिर 0 आ सकता है, इसलिए, ठीक है। एक सेकेंड, ओके, चलो करते हैं, देखो, चलो आगे देखो बेटा। चलो देखो सर, स्टार्ट करते हैं। चलो इधर देखो, ध्यान ध्यान दो, देखो 4 4 3, ये सीरीज से हो गया, 4 × 4 × 3, तो ये आपका आंसर आएगा 48। ओके, तो जरूरी नहीं है अब यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई, यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन ज्यादातर जरूरी है इसमें कंसेप्ट, ठीक है ना। आपको अरेंजमेंट निकालना है, जिस भी तरीके से आपको फाइंड आउट करना पड़े आप कर सकते हो। अब जैसे मान लो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, मैंने पहले भी ये एग्जांपल लिया था कि मान लो किसी होटल में 3 रूम अवेलेबल हैं, ठीक है, और 7 पर्सन वहां पे गए अरेंजमेंट उसके लिए, रूम्स के लिए। तो जो होटल का जो मैनेजर है या रिसेप्शन एरिया में जो बैठा है, वो कितने तरीके से रूम्स को अलॉट कर, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले एक बार ना हम बात करते हैं फैक्टोरियल की। एक फैक्टोरियल टर्म जो है वो यहाँ पे बहुत यूज होती है। और फैक्टोरियल क्या है, फैक्टोरियल को अगर डिफाइन करना हो तो क्या होता है, डिफिनेशन बताई थी आपको कि दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से एन फैक्टोरियल से, एन फैक्टोरियल एन तो में से 5 को बाहर लिया तो अंदर कौन रह गया, 4 फैक्टोरियल। तो इस प्रॉपर्टी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एन फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। और जरूरत पड़ने पर आप अगर यहाँ पे एन माइनस वन को भी कॉमन लेंगे, देन यू विल गेट एन माइनस टू फैक्टोरियल। और ये जरूरी इसलिए है कि जब हम कॉमन कोई फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो हमेशा बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखेंगे। अभी कई क्वेश्चन हम करेंगे इस रिलेटेड, तो ये कंसेप्ट यहाँ पे यूज करना। और इसमें पर्टिकुलर एक वैल्यू होती है 0 फैक्टोरियल की, क्योंकि 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, और मैंने कहा है कि दिस इज ए प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर, तो इसकी एक वैल्यू होती है 1 पर्टिकुलर। और ये
नेगेटिव नंबर के लिए फैक्टोरियल से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो ये क्या बन जाएगी वैल्यू, ये कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। इसका अलावा आप इसको लिख सकते हो 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, और दिस इज 7p3। 7p3 मीन्स अरेंजमेंट ऑफ 3 आउट ऑफ 7। तो परमुटेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है NPR, कि वी हैव टू अरेंज द R ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ N एंड द फॉर्म। सर अपने आप को अनम्यूट कर लो। है ही नहीं सर, कौन है क्या? सर अपना माइक ऑन कर लो। ठीक है, ओके। सर बीच बीच में वीडियो चला जाता है और हाँ रुक जाती है मतलब। ये समझ में आया वैसे परमुटेशन, आपको कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? सर एक बार बता दो, बीच में वीडियो कट हो रही थी। इसमें तो यही है, परमुटेशन का मीन्स अरेंजमेंट, अरेंजमेंट लेना है बस। अभी मैं क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा सारा, ठीक है? सारे क्वेश्चन इसी से करने हैं, ठीक है? चलो देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। इधर ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। हाँ जी देखो, सबसे पहले देखो 4p3, वो कह रहा है 4p3 की वैल्यू बताओ। अगर हम डेट फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो हमें मालूम है 4p3 क्या होगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। इट मीन 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, इट मीन 24। तो ये आपका आंसर आ गया 24, ठीक है? तो इस तरीके से ये पेज नंबर, हाँ देख लो एक मिनट। अरे यार, आज ना नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद, इसलिए वीडियो कट हो रही होगी बीच बीच में से। चलो फर्स्ट हो गया, नेक्स्ट देखो 4p4। देखो 4p4 में आप प्रॉपर्टी भी आप यूज रख सकते हो इसको, कि n की जो वैल्यू होती है वो हमेशा n फैक्टोरियल होती है। देखो n फैक्टोरियल ऐसे भी बना सकते हैं, हो सकता है आपको कभी ऐसे बना हुआ मिल जाए सिंबल, तो ये भी एक ही मतलब है इसका। और यहाँ पे बात हो रही है 4p4 की,
तो 4p4 के केस में वैल्यू कितनी होगी ये 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल मीन्स 24, और 4p3 भी क्या है आपका 24 ही था। अच्छा थर्ड 7 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, मल्टीप्लाई करके दे सकते हो आप, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो वैल्यू क्या आएगी 5040। अच्छा जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू एनपीआर, अगर एन है तो एन हमेशा क्या होता है एक पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि हम देखो सिलेक्ट कर रहे हैं आउट ऑफ, तो कोई ना कुछ तो हमें गिवन होगा ना, चाहे 10 दिया हो नंबर या 20 दिया हो आउट ऑफ, तो ये पॉजिटिव इंटीजर ही होगा हमेशा। और एनपीआर में देखो क्या एन की वैल्यू आर से कम हो सकती है, नहीं, क्योंकि हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो आउट ऑफ एन, तो एन से ज्यादा नहीं हो सकती, एन से कम हो सकती है, एन के इक्वल हो सकती है। ठीक है, तो कौन सी कंडीशन लगेगी हमारी बी। ठीक है, एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू आर। और अगर आगे वैसे एक्सटेंड करना चाहे तो हम ये भी लिख सकते हैं आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अगर आगे से एक्सटेंड करना चाहें तो इसको कि आर की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, जीरो के इक्वल हो सकती है, लेकिन एन से कम होगी। और नेक्स्ट है 7, 7 ये फॉर्मूला ही है एनपीआर का। देखो सेवंथ में अगर आपको कोई दिक्कत हो सेवंथ में, तो सेवंथ में लिखा हुआ है ना एनपीआर, वो एनपीआर का मतलब एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। अगर आप इसको सोल्व करोगे, क्योंकि एन फैक्टोरियल है, एन मीन एन, एन माइनस वन, इस तरीके से एन माइनस टू, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो ये जाएगा लास्ट में एन माइनस, बीच में आएगा आर, कहाँ तक जाएगा ये एन माइनस आर प्लस वन भी जाएगा। ठीक है, और फिर नीचे जाएगा आगे एन माइनस आर एंड फिर 3 2 1, और नीचे आपके पास एन माइनस आर फैक्टोरियल है ही है। तो ये वाली टर्म और ये एन माइनस आर ये सारी कट जाएगी, सिर्फ क्या बचेगी ये फर्स्ट। इसको ना ऐसे समझ सकते हैं, मान लो कभी आपसे कहा जाए कि 7p2 की वैल्यू बताओ, तो 7p2 का मतलब 2 नीचे है ना, ओनली 2 फैक्टर लेने हैं, बाकी 7 इंटू 6, डेट फॉर्मूला आपको लगाने की जरूरत नहीं है। 7 इंटू 6 मीन 42, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 42। तो वो यही कहना है कि अगर एनपीआर यहाँ दिया हुआ है तो 1 2 3 और ये कितने फैक्टर्स होंगे आपके, आर ही फैक्टर्स होंगे। ठीक है, और ये जो लिखा हो ना एन माइनस आर प्लस वन, आप तो एन माइनस आर प्लस वन कैसे आ गया, वो एक्चुअल में तो है एन माइनस आर माइनस वन है, लेकिन वो ब्रैकेट जब सोल्व करते हैं तो वो प्लस हो जाता है, तो एन माइनस आर माइनस वन है, क्योंकि एन यहाँ पे एन माइनस जीरो से स्टार्ट है ये। ठीक है ना, जीरो से, तो जीरो से आर टर्म होंगी, तो जीरो से स्टार्ट होगी कहाँ खत्म होगी आर माइनस वन तक, एक कम हो जाएगी। तो द नंबर ऑफ फैक्टर्स कह रहे हैं ना, तो आर फैक्टर्स होंगे, डी ऑप्शन होगा ना। ठीक है, वो डी वहां पे हाइड हो गया, वो डी फैक्टर। अब आ जाओ आगे, एनपीआर कैन बी आल्सो रिटन एज, वो फॉर्मूला है ऑप्शन ए। ठीक है, ओके, इसके बाद NP4 इक्वल टू दिया हुआ आपको 12, और ये हाँ जी 9th क्वेश्चन देखते हैं अगर चल रहा है तो। 9th क्वेश्चन एक बार सोल्व करना अगर हो जाए तो। NP4 और 12 NP2, किसका सी बोला मैंने, ठीक है किया किसी ने, ठीक है, एक मिनट।